डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस लेक्चर में हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बाय लैनिज़ेल एक्सरसाइज 6.1 को कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 7 तक डिस्कस कर चुके हैं और नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें Zn की वैल्यू गिवन है n इंटू 1 प्लस आयोटा की पावर n ओवर n प्लस 1। इन क्वेश्चन में हमने सीक्वेंस की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस को चेक करना था। तो नेक्स्ट देखते हैं कि हम इस सीक्वेंस की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस को किस तरह चेक कर सकते हैं। तो देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन। द गिवन सीक्वेंस इज Zn विच इज इक्वल टू n into 1 plus iota की power n over n plus 1. Now we consider the subsequence determined by the equation n is congruent to 1 mod 4. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम सब सीक्वेंस का कंसेप्ट यूज करेंगे और साथ में थ्योरम 6.11। स्टूडेंट्स, आप ये भी जानते हैं कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो तो उसकी सब सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट होती हैं। तो यहाँ पर हम यही कंसेप्ट यूज करेंगे कि अगर हम क्या लेंगे, यहाँ पर सब सीक्वेंस लेंगे किसी भी सीक्वेंस की, उनको चेक करेंगे कि अगर वो सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो इसका मतलब है कि जो वो ओरिजिनल सीक्वेंस है वो भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सीक्वेंस है Z, ठीक है, ये हमारे पास कोई सीक्वेंस है। तो यहाँ पर जब आप n की डिफरेंट वैल्यूज को पुट करेंगे तो यहाँ से हमें इस सीक्वेंस की टर्म्स मिलेंगी। फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, इस तरह ये थर्ड टर्म है, इस तरह आपको सॉन्ग। ये जब आप n की वैल्यू स्टूडेंट्स 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 3, इस तरह आपको सॉन्ग। तो इससे स्टूडेंट्स आपको क्या मिलेंगी, इस सीक्वेंस की टर्म्स मिलेंगी। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इस सीक्वेंस की सब सीक्वेंस लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम स्टूडेंट्स ये रिलेशन यूज कर लेते हैं n की वैल्यूज के लिए कि n इज कंग्रुएंट टू 1 mod 4, ठीक है स्टूडेंट्स, हम ये n की वैल्यूज के लिए ये रिलेशन यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर n की कौन सी वैल्यू पुट करें कि ये रिलेशन होल्ड हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम n की वैल्यू 1 भी पुट कर सकते हैं। तो यानी क्या होगा, अगर हम n की वैल्यूज 1 पुट करें तो ये आ जाएगा 1 इज कंग्रुएंट टू 1 mod 4। तो आप ये भी देख सकते हैं कि ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, ट्रू है, यानी 4 डिवाइड कर सकते हैं 1 माइनस 1 को। इसका ये मतलब होता है जब आप यूज करते हैं कंग्रुएंस, ठीक है स्टूडेंट्स, कंग्रुएंट। इस तरह स्टूडेंट अब n की और कौन सी वैल्यूज आ सकती हैं, 5 आ सकती है। देखें 5 इज कंग्रुएंट टू 1 mod 4, ठीक है स्टूडेंट। इसका मतलब क्या होगा कि जो 4 होगा वो डिवाइड करेगा 5 माइनस 1 को, यानी अगर आप इसे लिख सकते हैं कि 4 डिवाइड 4, यानी जो 4 है वो 4 को डिवाइड कर सकता है। यानी ये हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ये रिलेशन यूज करेंगे n की वैल्यूज के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगी, एक सब सीक्वेंस मिल जाएगी जब आप n की ये वैल्यूज यूज करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी हमने पहले क्या किया है कि n की वैल्यू 1 यूज की है, फिर हमने n की वैल्यू 5 यूज की है, फिर हम n की वैल्यूज 9 यूज करेंगे, इस तरह। यानी अब देखिए नेक्स्ट n की कौन सी वैल्यू आ सकती है, 9 आ सकती है कि 9 इज डिवाइडेड बाय, या सॉरी 4 डिवाइड्स 9 माइनस 1, यानी 4 डिवाइड्स 8। तो ये बात भी ठीक है कि जो 8 है वो 4 पर डिवाइड हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमें क्या मिलेगी, जब आप n की ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो इससे हमें ये सब सीक्वेंस मिलेगी। तो फिर हम उसे चेक करेंगे स्टूडेंट्स बाय यूजिंग थ्योरम 6.11। तो अगर ये सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट आ जाती है, ठीक है स्टूडेंट्स, फिर हम क्या करेंगे, फिर इसकी इस सीक्वेंस की एक और सब सीक्वेंस लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, एक और सब सीक्वेंस।
तो उसे भी चेक करेंगे किससे, थ्योरम से 6.11 से। तो अगर ये भी सब सीक्वेंस क्या होती है, कन्वर्जेंट हो जाती है और इन दोनों की लिमिट सेम हो, ठीक है स्टूडेंट्स, यानी जो हमने ये वाली सब सीक्वेंस ली थी और जो ये वाली सब सीक्वेंस ले रहे हैं, ये शर्त है कि इन दोनों की लिमिट भी सेम होनी चाहिए, ठीक है। जो आप लिमिट यहाँ पर आएगी एल की वैल्यू वो भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि जब ये रिजल्ट हमारे पास आ जाते हैं, इसका मतलब ये है कि जो हम ये वाली सीक्वेंस ले रहे हैं वो क्या है, एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी आपको ये बात भी क्लियर हो गई होगी कि हम ये n की वैल्यूज के लिए ये वाले रिलेशन यूज कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर हम अगर हम कोई और सब सीक्वेंस लेना चाहते हैं तो आप ये भी यूज कर सकते हैं कि n इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 4, सॉरी n इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 4, आप ये भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से भी हमें स्टूडेंट्स क्या मिलेगी, n की यहाँ पर ऐसी वैल्यूज आएंगी जो इस रिलेशन को होल्ड करेंगी या सेटिस्फाई करेंगी। तो उन वैल्यू से भी आपको एक सब सीक्वेंस मिल जाएगी इस Zn की। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये आइडिया समझ आ गया होगा कि जो हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करने लगे हैं। तो देखें स्टूडेंट्स यहाँ पर therefore we take सब सीक्वेंस Znk, ठीक है स्टूडेंट्स, ऑफ Zn where n1 is equal to 1, यानी यहाँ पर जो पहली वैल्यू आ सकती है n की वो 1 आ सकती है, यानी हम उसे n1 कह रहे हैं। n1 इज इक्वल टू 1, फिर n2 स्टूडेंट्स क्या आ सकती है, 5 आ सकती है, अभी ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ। n3 की वैल्यू स्टूडेंट्स 9 आएगी, स्टार सॉ। तो ऑब्जर्व दैट आयोटा की पावर n k इज इक्वल टू आयोटा फॉर एवरी k बिलोंग्स टू n। तो ये देखें, ये हम किस तरह सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो हम स्टूडेंट यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आयोटा की पावर n k, तो ये रिजल्ट आता है आयोटा के इक्वल फॉर एवरी k बिलोंग्स टू n। तो देखें ये बात किस तरह है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब आप यहाँ पर k की वैल्यू 1 पुट करते हैं, यानी आप ये भी जानते हैं कि n1 वो 1 की इक्वल है, n2 स्टूडेंट्स वो 5 की इक्वल है, इस तरह n3 स्टूडेंट्स वो 9 की इक्वल है, ठीक है। तो जब आप k की यहाँ पर वैल्यू 1 रखेंगे तो ये बन जाएगा आयोटा की पावर n1। तो n1 आप जानते हैं कि वो 1 है, यहाँ पर आ जाएगा आयोटा की पावर 1, ये इक्वल आ जाएगा आयोटा। इसी तरह स्टूडेंट्स आप देखें n2 आप पुट करें वो 5 है, तो आप ये भी जानते हैं कि आयोटा की पावर 5 हमेशा आयोटा की इक्वल होती है। वो किस तरह होती है, देखें स्टूडेंट्स, आयोटा की पावर 5, इससे आप लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 डॉट आयोटा। तो आप जानते हैं आयोटा की पावर 4 1 होता है, साथ में इधर आ जाएगा आयोटा, तो ये बनता है आयोटा। इसी तरह आप आयोटा की पावर 9 लें तो वो भी आयोटा की इक्वल होता है। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि अगर हम n1, n2, n3, n4 इस तरह अप टू सो ऑन इन सब के लिए चेक करें तो हमारे पास आयोटा की पावर n की वो हमेशा आयोटा के इक्वल ही आएगा। तो हम यहाँ पर ये चीज देखते हैं। तो नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, सो Zn की ये हमारे पास क्या है, एक सब सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस Zn की, ठीक है स्टूडेंट्स, विच इज इक्वल टू nk ओवर nk प्लस 1 प्लस आयोटा nk ओवर nk प्लस 1। देखें यहाँ पर हम क्या करेंगे कि n की जगह nk पुट करेंगे, यहाँ पर भी हमने nk पुट किया था, यहाँ पर भी nk पुट करेंगे और यहाँ पर भी nk। हम ये जानते हैं कि आयोटा की पावर n की वो आयोटा ही होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आ जाएगा nk, यानी nk को 1 से मल्टीप्लाई करो ये nk बन जाएगा, nk को आयोटा से मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा आयोटा nk ओवर nk प्लस 1। तो आप क्या करेंगे, इस nk के साथ nk प्लस 1 डिवाइड कर लें तो ये वाली टर्म बन जाएगी, यानी ये रियल पार्ट है इस सब सीक्वेंस का, और साथ में ये आ जाएगा उसका इमेजिनरी पार्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि रियल ऑफ Zn वो किसके इक्वल है, nk ओवर nk प्लस 1। तो अब इस पर आप लिमिट अप्लाई करेंगे और इसे चेक करेंगे क्या ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। यानी स्टूडेंट्स आप क्या करें, यहाँ से a की वैल्यू फाइंड करें बाय यूजिंग थ्योरम 6.11। तो देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट, तो लिमिट n k अप्रोचेस टू
इन्फिनिटी रियल ऑफ जेड एन के। तो ये किसकी इक्वल है, लिमिट एन के अप्रोच टू इन्फिनिटी एन के ओवर एन के प्लस वन। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, यानी यहाँ से हम एन के को कॉमन लेंगे। जब आप एन के को कॉमन लेते हैं तो एन के इंटू वन प्लस वन ओवर एन के बनता है, तो एन के से ये एन के कैंसिल। तो अब देखें, तो यहाँ पर आप लिमिट पुट करेंगे, तो आप जानते हैं स्टूडेंट्स के वन ओवर इन्फिनिटी ये हमारे पास इक्वल होता है जीरो। तो ये बन जाएगा वन ओवर वन प्लस जीरो, तो वन ओवर वन इज इक्वल टू वन। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि रियल ऑफ जेड एन के ये अप्रोच कर रहे हैं वन को एज एन के अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट देखते हैं इमेजिनरी ऑफ जेड एन के। तो ये हमें गिवन है एन के ओवर एन के प्लस वन। तो जब आप इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो फिर भी हमारे पास क्या आता है, वन ही आता है। यानी जिस तरह आपने ये रियल ऑफ जेड एन के सॉल्व किया है, तो ये भी हमारे पास सेम मेथड से था, तो इसे भी आप ये इसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोनों सूरत में हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं वन में, यानी ये हमारे पास ए की वैल्यू है और ये हमारे पास बी की वैल्यू बाय यूजिंग थ्योरम 6.11। तो वी कंक्लूड फ्रॉम द थ्योरम 6.11 दैट जेड एन के अप्रोचेस टू वन प्लस आयोटा एज एन के अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। यानी ये हमारे पास एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। तो एक और हम लेते हैं स्टूडेंट्स इसी जेड एन की एक और सब सीक्वेंस, उसको भी चेक करते हैं कि क्या वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है बाय यूजिंग थ्योरम 6.1 में। तो देखें स्टूडेंट्स नेक्स्ट, now take another subsequence of Zn defined by the relation n is congruent to 0 mod 4। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स पहली कौन सी वैल्यू आप n की पुट करेंगे, वो आप पुट करेंगे 4। देखिए 4 आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स के 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 4। यानी पहले स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर n की वैल्यू 4 आ सकती है। देखिए इसका मतलब ये होगा कि 4 डिवाइड करेगा 4 माइनस जीरो को, दिस इम्प्लाइज 4 डिवाइड 4। तो ये बात भी ट्रू है। तो पहली वैल्यू यहाँ पर स्टूडेंट्स 4 आ सकती है। सेकेंड वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास n की यहाँ पर 8 आ सकती है, यानी जो 8 होगा वो कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 4। इसका मतलब है स्टूडेंट्स के जो हमारे पास 4 है वो डिवाइड करेगा 8 माइनस जीरो को, दिस इम्प्लाइज 4 डिवाइड्स 8। यानी अब हम स्टूडेंट्स यहाँ पर n की कौन सी वैल्यू लेंगे, 4 लेंगे, दूसरी वैल्यू 8 लेंगे, फिर हम 12 लेंगे, इस तरह लेते जाएंगे। तो यहाँ से हमें एक सब सीक्वेंस मिलेगी इसी Zn की, वो कौन सी मिलेगी, Z4n। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर n आप 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, तो ये हमें स्टूडेंट्स यहाँ पर ये Z4n ये हमें इस Zn की सब सीक्वेंस मिल जाएगी। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप चेक कर सकते हैं कि आयोटा की पावर 4n ये हमेशा स्टूडेंट्स हमारे पास 1 की इक्वल आता है। देखिए यहाँ पर आप n की वैल्यू 1 पुट करें तो ये बन जाएगा आयोटा की पावर 4, तो आप जानते हैं कि ये इक्वल होता है 1 के। तो जब आप n की यहाँ पर वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा आयोटा की पावर 8, ये भी 1 होता है। इस तरह जब n की वैल्यू आप 3 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा आयोटा की पावर 12, तो ये भी हमारे पास 1 की इक्वल होता है। इस तरह आप तो सॉन इन जनरल हम लिख सकते हैं कि आयोटा की पावर 4n इज इक्वल टू 1। जब आप 1 यहाँ पर पुट कर लें तो ये बन जाएगा 1 प्लस 1 2, तो ये बन जाएगा 2n ओवर n प्लस 1। ठीक है, सो इट इज क्लियर दैट Z4n कन्वर्जेस टू 2 एज 4n कन्वर्जेस टू यानी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। जब आप स्टूडेंट्स इसकी लिमिट चेक करते हैं, यानी लिमिट 4n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी Z4n, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास लिमिट आती है 2 आती है। देखिए वो 2 कैसे आती है, यानी इधर हमारे पास है 2n ओवर n प्लस 1, तो आप यहाँ से एक n कॉमन लें तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स 2n ओवर n इंटू 1 प्लस 1 ओवर n। तो स्टूडेंट इस n से ये n कैंसिल, फिर आप लिमिट अप्लाई करें, तो जब आप n की जगह स्टूडेंट्स इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 1 ओवर 0, तो ये बन जाएगा 2 ओवर 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। सो वी फाउंड अनदर सबसीक्वेंस ऑफ Zn विच इज Z4n कन्वर्जेस टू 2। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने एक पहली सबसीक्वेंस ली थी Zn की, इसकी लिमिट हमारे पास आ रही थी
आयोटा प्लस 1 प्लस आयोटा। तो यहाँ पर एक और हमने सब सीक्वेंस ली है, वो भी कन्वर्जेंट है, लेकिन उसकी लिमिट 2 आ रही है। तो आप स्टूडेंट चेक कर सकते हैं कि इन दोनों सब सीक्वेंस की लिमिट सेम नहीं है। ठीक है, ये भी हम स्टूडेंट जानते हैं कि अगर आप कोई भी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस लेते हैं, यानी अगर आपके पास कोई सीक्वेंस है और वो कन्वर्जेंट है, ठीक है, तो इसकी अगर आप कोई भी सब सीक्वेंस लेते हैं, सब सीक्वेंस ये एक आपने ले ली, फिर आपने इसी की आपने एक और सब सीक्वेंस ले ली, तो इन दोनों की स्टूडेंट्स लिमिट सेम होनी चाहिए। फिर हम ये कहते हैं कि जो ओरिजिनल सीक्वेंस है वो क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये रिजल्ट फॉलो नहीं हो रहा। यहाँ पर लिमिट आ रही थी हमारे पास 1 प्लस आयोटा, यहाँ पर लिमिट आ रही है 2। तो वी नो दैट एनी सब सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंस हैव सेम लिमिट। अगर आप कन्वर्जेंट सीक्वेंस की कोई भी सब सीक्वेंस लेते हैं तो उनकी लिमिट सेम होती है, बट इन आवर केस इट डज नॉट होल्ड, सो z एंड इज डाइवर्जेस। तो यहाँ पर हम स्टूडेंट्स ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो हमारी सीक्वेंस ओरिजिनल सीक्वेंस है z वो एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि हम इसे किस तरह चेक करेंगे, कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस। तो नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 और 10। तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर z n की वैल्यू गिवन है n प्लस आयोटा की पावर n ओवर n स्क्वायर रूट। द गिवन सीक्वेंस इज zn which is equal to n plus iota की पावर n over n square root. Now we consider the subsequence determined by the equation n is congruent to 1 mod 4। तो हम भी यहाँ पर स्टूडेंट्स वही कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, यानी इसी सीक्वेंस की एक सब सीक्वेंस ले रहे हैं, n is congruent to 1 mod 4, यानी इस n की वैल्यूज के लिए। और therefore we would take subsequence zn की of zn where n1 is equal to 1, n2 5 है, n3 9 है, इस तरह to so on। तो ऑब्जर्व दैट आयोटा की पावर n की इज इक्वल टू आयोटा फॉर एवरी k बिलोंग्स टू n। ये अभी स्टूडेंट हम देख चुके। तो यहाँ पर आप रिप्लेस करें n की जगह n के, तो आयोटा की पावर n के स्टूडेंट ये हमेशा आयोटा होता है, और फिर आप क्या करेंगे कि इस वैल्यू के साथ ये वैल्यू आप डिवाइड कर लें, और इधर 1 है स्टूडेंट्स, तो 1 ओवर आप कर ले आयोटा यानी n के स्क्वायर रूट। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी साथ में। और अगर हम इसको स्टूडेंट सॉल्व करते हैं तो देखिए स्टूडेंट्स, इसे हम लिख सकते हैं n के स्क्वायर रूट क्रॉस n के स्क्वायर, और हमारे पास आ जाएगा n के स्क्वायर रूट, तो एक स्क्वायर रूट कैंसिल, तो सिंपल आ जाएगा n के स्क्वायर रूट प्लस आयोटा 1 ओवर n के स्क्वायर रूट। तो अगर आप इसकी लिमिट चेक करें तो लिमिट n के अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ठीक है, ऑफ zn। तो जब आप लिमिट अप्लाई करते हैं, नो ऑब्जर्व दैट n के स्क्वायर रूट अप्रोचेस टू यानी इन्फिनिटी, आप कह लें डाइवर्जेंस एज n के अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पर हमारे पास n के सिंपल है, तो जब आप यहाँ पर n के की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगी, जो ये रियल पार्ट है ये स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, डाइवर्स करेगा जो रियल पार्ट है, यानी कि अगर आप सब सीक्वेंस ले रहे हैं तो ये उसका क्या है, रियल पार्ट है, और ये उसका क्या है, इमेजिनरी पार्ट। सो फ्रॉम थ्योरम 6.11 वी कंक्लूड दैट सीक्वेंस zn यानी सब सीक्वेंस zn डाइवर्जेस एज रियल ऑफ zn डाइवर्जेस। क्योंकि इसका रियल पार्ट डाइवर्जेस कर रहा है तो हमें इमेजिनरी पार्ट को चेक करने की जरूरत नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये सब सीक्वेंस है ये एक डाइवर्जेंट सब सीक्वेंस है। तो इसका मतलब ये होगा कि हमें किसी दूसरी सब सीक्वेंस को चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हम ये कंक्लूड करते हैं कि ये जो सीक्वेंस है zn ये एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी आपने इसकी एक सब सीक्वेंस ली और वो आपने चेक की तो वो हमारे पास क्या थी, डाइवर्जेंट थी, इन डाइवर्ज कर रही थी, तो हमें एक और सब सीक्वेंस लेने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम इसी रिजल्ट से ये कह सकते हैं कि जो ये zn है ये एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। तो नेक्स्ट देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 इस लेक्चर का। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें zn की वैल्यू गिवन है a की पावर 1 ओवर n प्लस 2 into 10 इनवर्स n आयोटा।
तो यहाँ पर आप स्टूडेंट देख सकते हैं कि ये टोटल रियल पार्ट है और ये हमारे पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट। तो इसे हमें स्टूडेंट्स मजीद यानी सब सीक्वेंस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उसने दे दिया ये इसका रियल पार्ट और ये इसका इमेजिनरी पार्ट। तो सिंपल हम स्टूडेंट्स यहाँ पर थ्योरम 6.11 ही यूज करेंगे। तो द गिवन सीक्वेंस इज Zn, therefore real of Zn is equal to a की पावर 1 over n. So since a की power x is a continuous function in R, so we have limit n approaches to infinity real of Zn, ये किसकी इक्वल आ जाएगा, लिमिट n approaches to infinity a की पावर 1 over n। इसे आप लिख सकते हैं a की पावर लिमिट n approaches to infinity 1 over n। तो आपको पता है स्टूडेंट्स के 1 over infinity ये हमारे पास 0 होता है, तो ये बन जाएगा a की पावर 0। आप वो भी जानते हैं कि वो इक्वल होता है 1 के। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास जो रियल ऑफ Zn है ये अप्रोच कर रहा है 1 को एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यानी ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, a की वैल्यू। तो नेक्स्ट देखें, नो इमेजिनरी ऑफ Zn इज इक्वल टू 2 into 10 इनवर्स n। तो जब आप इस पर लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये 2 एज अ कांस्टेंट है, ये बाहर वैसे रहेगा। आप लिमिट इस 10 इनवर्स n के साथ पुट करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, जब n की जगह आप इन्फिनिटी पुट करते हैं तो 10 इनवर्स इन्फिनिटी ये किसकी इक्वल होता है, π/2 होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि 10 π/2 ये स्टूडेंट्स आप जानते हैं ये क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। ये क्या होता है, इन्फिनिटी होता है या आप कह लें अनडिफाइंड। तो ठीक है, जब आप इनवर्स लेते हैं 10 इनवर्स इन्फिनिटी पुट कर यानी ये फाइंड करते हैं तो वो हमारे पास π/2 आता है। तो ये 2 से 2 कैंसिल, सिंपल आ जाएगा पाई आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देयरफॉर इमेजिनरी ऑफ Zn अप्रोचेस टू पाई एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो नो यूजिंग थ्योरम 6.11, यानी ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, बी की वैल्यू। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, बी की वैल्यू। तो यहाँ से हम स्टूडेंट्स अगर हम इस थ्योरम को यूज करें तो Zn अप्रोचेस टू 1 प्लस आयोटा पाई एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। यहाँ पर हमें ये लिमिट मिल रही है सीक्वेंस की, तो दिस इम्प्लाइज दिस सीक्वेंस इज कन्वर्जेस, और इसकी लिमिट हमारे पास क्या है, 1 प्लस पाई एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। आई होप आपको ये 3 क्वेश्चन समझ आ चुके होंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।